हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज की ऑनलाइन क्लासेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं और ये सीरीज मैंने पर्टिकुलरली स्टार्ट की है एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एस्पिरेंट्स के लिए। हालांकि ये बैंकिंग एग्जाम के लिए भी बहुत यूज़फुल रहेगी, लेकिन पर्टिकुलरली ये एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ये मॉक टेस्ट पार्ट 1 है और हिंदी में रहेगा। इसका इंग्लिश वर्जन भी आप देख सकते हैं इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाके। तो इसमें स्पॉटिंग एरर के कुछ क्वेश्चंस हैं, बेसिक क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल 2017 एग्जाम में डेफिनेटली इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो इनके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और आप अपनी प्रिपरेशन को मेज़र भी कर सकते हैं कि आपकी जो तैयारी है वो किस हद तक है और उसको आप मेज़र कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये है, इसमें एक ही सेक्शन है। इसमें मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं स्पॉटिंग एरर के और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ये रियल क्वेश्चंस हैं एसएससी के, ठीक है। तो इसको आपको पहले खुद सॉल्व करना है और उसके बाद इसका आंसर आपको लिखना है। एक कॉपी और एक पेन ले लें, उसमें अपने आंसर आप लिखते जाएं। यदि आपका सही आंसर होता है, यानी मेरे आंसर से आपका आंसर मैच करता है, तो आप 1 नंबर दीजिए। अदरवाइज 0.5 या जो भी माइनस मार्किंग है, 0.25 तो बैंकिंग में होती है, 0.5 की जो भी माइनस मार्किंग है उसके अकॉर्डिंग आप लिखते जाएं। और फाइनली 15 में से आपके जितने भी मार्क्स आए उनको आपको मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में भेजना है। तो इसके थ्रू मैं आपको अपना फीडबैक दूंगा और अपनी अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र कर सकते हैं। तो शुरुआत में इसमें मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन 30 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चंस के मॉक टेस्ट भी मैं बनाऊंगा जिसमें रियल क्वेश्चंस होंगे और इनसे डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका आप आंसर दीजिए। इसको आप पढ़ें, वीडियो को पॉज करके इसको आप पढ़ें और इसका आंसर दें और उसके बाद मेरे आंसर से आप अपना आंसर मिलाएं। तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूं इसका। मिस्टर शर्मा वुड रादर स्पेंड अ क्वाइट इवनिंग देन अटेंड अ पार्टी। देखिए, बैंकिंग एग्जाम के जो स्पॉटिंग एरर होते हैं उसमें 5 पार्ट होते हैं नो एरर को मिला के, लेकिन एसएससी के जो एग्जाम होते हैं उसमें स्पॉटिंग एरर के 4 पार्ट होते हैं। यानी 3 पार्ट के अंदर आपको ग्रामेटिकल मिस्टेक देखनी है और चौथा जो पार्ट है वो है नो एरर का, ठीक है। तो इसमें देखिए, वुड रादर और देन, ये एक कोरिलेटिव कंजक्शन है, वुड रादर और देन। तो वुड रादर के बाद हम यहाँ पर और देन के बाद, मतलब वुड रादर और देन के बाद हम सेम फॉर्म या सेम पार्ट ऑफ स्पीच का यूज़ करते हैं। तो चूंकि वुड रादर के बाद यहाँ स्पेंड लगा है तो इसलिए देन के बाद यहाँ पर आपका अटेंड लगेगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में आते हैं जिसमें बेसिक ग्रामर के बारे में आपसे वो पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका सी पार्ट में मतलब गलती इसमें मानी जाएगी और सी इसका आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका होगा सी। तो यदि ये आंसर आपके आंसर से मैच कर रहा है तो आप 1 नंबर दें अपने आप को, अदरवाइज माइनस मार्किंग करें और उसके बाद फाइनली मुझे अपना फाइनल स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजें। ये है क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप पढ़ें पूरा, ठीक है। इसको आप पूरा पढ़ें और आराम से इसका आंसर बताएं और नॉर्मली आपको 30 सेकंड लेने हैं एक क्वेश्चन का आंसर बताने में। द बॉस टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स विद ए व्यू टू इंश्योरिंग पंक्चुअलिटी ऑन द पार्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, ठीक है। तो इसको आप पढ़ें और इसका आंसर बताएं। अब मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूं, एक्सप्लेनेशन के साथ बता रहा हूं। देखिए, ये सेंटेंस, देखिए ये एक जो लिखा है विद ए व्यू टू, ये है एक प्रपोजिशनल फ्रेज, क्योंकि इसमें प्रपोजिशन लगा हुआ है यहाँ पर। इसको हम बोलते हैं प्रपोजिशनल फ्रेज। जैसे इंस्टेड ऑफ होता है आपका, लुक फॉरवर्ड टू होता है, विद ए व्यू टू होता है, इनके बाद हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म यहाँ पर लगाते हैं। तो ये करेक्ट है यहाँ पर। और द बॉस टुक स्ट्रिक्ट मेजर्स, मतलब जो बॉस था उसने काफ़ी कड़े मेजर्स लिए, मतलब किसी चीज़ को सुधारने के लिए जो कार्रवाई होती है उसको हम मेजर्स बोलते हैं, ठीक है। पंक्चुअलिटी ऑन द पार्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स, ऑन द पार्ट ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स का मतलब हुआ कि उसके नीचे जो काम करने वाले कर्मचारी थे उनकी पंक्चुअलिटी को सुधारने के लिए बॉस ने काफ़ी स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए। और विद ए व्यू टू के बाद यहाँ पर इंश्योरिंग लगा हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर होगा आपका डी, क्योंकि ये नो एरर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि यदि 10 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में तो उसमें से 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके नो एरर क्वेश्चन हो सकते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसको आप पूरा पढ़ें आराम से और इसका आंसर बताएं आप। बीइंग आइडल समटाइम्स इज एग्रीएबल बट बीइंग आइडल ऑल द टाइम्स माइट बिकम मोनोटोनस। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा ट्रिकी क्वेश्चन है।
इस तरह के क्वेश्चन डेफिनेटली बहुत आते हैं बैंकिंग और एसएससी एग्ज़ाम में। तो इसका मतलब ये है सेंटेंस का कि हमेशा आइडल रहना मतलब लेज़ी रहना या कुछ काम नहीं करना, वो चल सकता है कुछ टाइम, लेकिन आप यदि हमेशा आइडल रहते हैं तो वो मोनोटोनस हो जाता है, यानी मोनोटोनस का मतलब है नीरस हो जाता है और उबाऊ हो जाता है। तो यहाँ पर ग्रामेटिकल गलती नहीं है, केवल वर्ड रिलेटेड मिस्टेक है। यहाँ पर ऑल द टाइम्स के स्थान पर आप ऑल द टाइम बोलेंगे, क्योंकि टाइम्स जब आप बोलते हैं तो टाइम्स का मतलब होता है एक दौर को बोलते हैं, एक जमाना जो होता है, ठीक है, एक समय का जो दौर होता है उसको हम टाइम्स बोलते हैं। तो लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि हर समय या कुछ समय, तो उसके लिए यहाँ पर टाइम वर्ड आएगा और वो सही होगा यहाँ पर। तो इसलिए इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। क्वेश्चन नंबर 3, योर आंसर विल बी सी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इस वीडियो को आप पॉज कर दें और आराम से पहले इन तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करें करीब 90 सेकेंड्स में, और उसके बाद मेरे आंसर से इन आंसर्स को आप मैच करें। तो अब मैं आपको इनका एक्सप्लेनेशन करके बता रहा हूं। पीपल प्रेफर टू बी आइडेंटिफाइड बाय देयर कास्ट, कम्युनिटी और रिलीजन फर्स्ट रादर टू बी नोन एज इंडियन फर्स्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि इसमें हम कंपेयर कर रहे हैं कि लोगों को अपने अपने कास्ट से जानना ज़्यादा पसंद होता है, अपने कास्ट से, अपनी जाति से, अपनी कम्युनिटी से, बजाय इसके कि आप वो एक इंडियन के रूप में जाने जाएं। ठीक है, तो चूंकि हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हम रादर टू के जगह हम लगाएंगे रादर देन बी नोन एज इंडियन फर्स्ट। ठीक है, प्रेफर के थ्रू भी हम कंपेयर करते हैं तो रादर देन यहाँ पर आएगा, रादर टू नहीं आएगा, और इसमें आपका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, दो देयर इज अर्ली बस सर्विस ऑन दिस रूट, अ नंबर ऑफ पीपल आर स्टिल सफरिंग एज देयर इज नो बस शेल्टर हेयर। ठीक है, तो इस वर्ड को आप पढ़ें। देखिए इसमें भी कोई ग्रामर की गलती नहीं लग रही, इसमें केवल यहाँ पर एक गलती है, ये बस शेल्टर उसको नहीं बोलते। शेल्टर का प्रयोग हम ह्यूमन बीइंग्स के लिए करते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम शेड का प्रयोग करते हैं, SHED, शेड। ठीक है, तो यहाँ पर शेल्टर के स्थान पर शेड वर्ड एप्रोप्रिएट होगा और इसमें आपका सी, इसमें आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए आप, नीदर रमेश नॉर नरेश हैज डन देयर ड्यूटी प्रॉपरली। ना तो रमेश ने और ना ही रमेश ने अपनी ड्यूटी को सही तरीके से किया है। तो चूंकि ये नीदर और नॉर जो होते हैं कोरिलेटिव कंजक्शन होते हैं और इनके बाद जो नाउन होती है वो सिंगुलर में आती है और उसके बाद पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंगुलर में ही यूज होता है। क्योंकि ना तो रमेश और ना नरेश, इसका मतलब होता है एक बार में हम एक ही व्यक्ति को काउंट कर रहे हैं, तो इसलिए यहां पर तो ये हैज सही है, लेकिन यहां पर ये देयर गलत है, तो इस देयर की जगह यहां पर आएगा हिज। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर होगा सी। चलिए आगे देखते हैं कुछ क्वेश्चन और। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। वीडियो को पॉज करें और सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें, उसके बाद मेरे आंसर से आप अपने आंसर मिलाएं। विद ए गुड लाइन और लेंथ द स्पिनर्स वर एबल टू पैक द बैट्समैन डाउन। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि इस सेंटेंस का मतलब है कि अपनी अच्छी लाइन और लेंथ की वजह से जो स्पिनर्स थे उन्होंने बैट्समैन को जीतने से रोक दिया। ठीक है, तो जीतने से रोकने के लिए हम बोलेंगे पैक द बैट्समैन बैक, क्योंकि पैक डाउन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को कमिट करना या किसी चीज को कहीं पर बांधना, जैसे टेंट वगैरह हम बांधते हैं किसी एक पर्टिकुलर ग्राउंड में, तो उसको हम पैक डाउन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन पैक बैक आएगा यहां पर, तो यहां पर ये वर्ड आपका गलत है और सी इसमें आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गीता डजंट यूजुअली वेयर ज्वेलरी बट यस्टरडे शी वोर रिंग। गीता नॉर्मली ज्वेलरी नहीं पहनती, लेकिन कल उसने एक अंगूठी पहनी थी। एक अंगूठी, ठीक है, तो इसलिए चूंकि एक अंगूठी आ रहा है तो इसलिए रिंग से पहले आप यहां पर क्या लगाएंगे, यहां पर आप लगाएंगे ए रिंग, और इसका आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 8 का सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आर सक्सेस और आर फेलियर लार्जली डिपेंड अपॉन, डिपेंड के बाद आप ऑन और अपॉन दोनों लगा सकते हैं, लार्जली डिपेंड अपॉन आर एक्शंस। मतलब हमारी जो सक्सेस या हमारी फेलियर होती है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करती है हमारे एक्शंस पर।
तो चूंकि देखिए जब दो नाउन और से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, तो वो सिंगुलर में माने जाते हैं। जब एंड से जुड़े होते हैं तो वो प्लूरल में माने जाते हैं। अगर ये एंड होता यहाँ पर तो ये दो नाउन हो जाती, ठीक है, लेकिन चूंकि और से जुड़ा हुआ है इसका मतलब है ये दोनों नाउन सिंगुलर हैं, या तो फेलियर या सक्सेस, ये हम बोल रहे हैं। और चूंकि ये नाउन दोनों सिंगुलर हैं तो इसलिए जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, वो वर्ब आएगी सिंगुलर में। तो यहां पर आप बोलेंगे डिपेंड्स, और इसमें आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा इसमें बी। ठीक है, अब आ जाइए इधर 10, 11, 12 क्वेश्चन पर। द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। देखिए एसएससी में जो क्वेश्चन आएंगे वो ऐसे आएंगे कि आपको ऐसा लगेगा इन क्वेश्चंस को पढ़ के ये क्वेश्चन सही हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक जरूर होगी 90% केसेस में। अब देखिए द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन। देखिए यहां पर मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, ये होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इनको हम एम्फेटिक प्रोनाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब ये होता है कि सब्जेक्ट से जो एक्शन शुरू हुआ है वो सब्जेक्ट पर ही वापस आ जाता है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब एक ही होते हैं तब हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, तो जैसे यदि मैं बोलूं कि आई किल्ड माई सेल्फ, ठीक है, तो इसमें मारने वाला और मरने वाला दोनों एक ही व्यक्ति हैं, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हैं। जैसे या मैं बोलूं कि आई टीच माई सेल्फ इंग्लिश, मतलब मैं अपने आप को इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश पढ़ाने वाला और इंग्लिश पढ़ने वाला एक ही व्यक्ति है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही है। तो इस तरह की सिचुएशंस में हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो यहां पर पुअर मैन ने जहर दिया, लेकिन किसको जहर दिया, अपने आप को ही जहर दिया, तो इसलिए हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे यहां पर। और यहां पर ये जो हिम आप देख रहे हैं, इस हिम के स्थान पर आपको यूज करना पड़ेगा हिमसेल्फ। ठीक है, और बाकी सारा सेंटेंस सही है, और इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा बी। और मुझे पूरी उम्मीद है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो फंडामेंटल है और जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखें। इट वॉज इन 2005 दैट वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, तो यहां पर एक सेंटेंस ये है इट वॉज इन 2005, और एक सेंटेंस ये है वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यहां पर आपको एक कंजक्शन चाहिए और टाइम को बताने वाला, जो पॉइंट ऑफ टाइम को बताने वाला कंजक्शन चाहिए, और पॉइंट ऑफ टाइम को बताने वाला कंजक्शन यहां पर सही जो आना चाहिए वो होगा व्हेन। इट वॉज इन 2005 व्हेन वी फर्स्ट फ्लू टू द यूनाइटेड स्टेट्स। दैट नहीं आएगा, दैट का अलग तरीके से यूज होता है। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। व्हेन आनंद रीच द विलेज ही फाउंड दैट रिपोर्ट्स अबाउट हिम प्रीसीडेड हिम। देखिए इस सेंटेंस को पहले समझना जरूरी है कि इसका मतलब क्या है। किसी भी सेंटेंस को करने से पहले आपको उसका हिंदी में और उसका सेंस सही सही तरीके से समझ में आना चाहिए। देखिए इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जब आनंद अपने गांव पहुंचा तो उसको ये पता लगा कि उसके बारे में जो रिपोर्ट्स हैं वो पहले ही, उसके जाने से पहले ही गांव तक पहुंच चुकी थी। अब देखिए हिंदी में मैं क्या बोल रहा हूं, उसकी रिपोर्ट उसके जाने से पहले पहुंच चुकी थी। तो थी को दिखाने के लिए मैं यहां पर प्रीसीडेड हिम से पहले यहां पर मैं लगाऊंगा हैड प्रीसीडेड हिम। ठीक है, आनंद बाद में गांव में पहुंचा है, उससे पहले एक काम खत्म हो चुका है, तो उस काम को दिखाने के लिए ये मैं यहां पर बोलूंगा हैड प्रीसीडेड हिम। और इसमें जो आपकी गलती होगी, मतलब आपका जो आंसर होगा वो होगा सी। अब आ जाइए, ये लास्ट के 3 क्वेश्चन और रह गए हैं। द जज इन हिम प्रीवेल्ड अपॉन हिज फादर एंड ही सेंटेंस्ड हिज सन टू डेथ। देखिए इस सेंटेंस का मतलब क्या है। इस सेंटेंस का मतलब है कि एक कोर्ट में एक केस चल रहा है और उसका एक बच्चा है, उसका जो बेटा है उसने कोई क्राइम किया है, और उसका जो जज है वो उसका फादर है। ठीक है, तो उसका फादर जब उसको सजा दे रहा है तो उसके अंदर का जो जज है, उस फादर के अंदर जो जज है, मतलब एक हम बात कर रहे हैं कि एक जज की जो क्वालिटीज़ हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ये, तो जज को यहाँ पर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये दा लगाया है। जब हम नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ करते हैं तो उससे पहले हम दा लगाते हैं, ये ग्रामर का रूल है। तो द जज इन हिम, उसके अंदर का जो जज है वो फादर पर हावी हो गया और जज जीत गया और फादर हार गया। मतलब उसके जज ने, हालांकि वो फादर था लेकिन जज ने अपने बेटे को सजा दी, डेथ की सजा दी। मतलब जज जो है वो फादर के ऊपर हावी हो गया।
अगर शुद्ध हिंदी में कहें इसको तो जज जो है वो फादर के ऊपर हावी हो गया। तो हावी होने के लिए जो आपका फ्रेजल वर्ब है वो है प्रीवेल्ड ओवर। ठीक है, प्रीवेल्ड अपॉन का मतलब होता है किसी व्यक्ति को परसुएट करना या राजी करना किसी काम को करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रीवेल्ड अपॉन। प्रीवेल्ड ओवर का मतलब होगा आपका हावी होना या जीत जाना। तो यहां पर अपॉन ये जो वर्ड है ये गलत है और क्वेश्चन नंबर 13 का आपका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वन मेजर रीजन फॉर द पॉपुलैरिटी ऑफ टेलीविजन इज दैट मोस्ट पीपुल लाइक टू स्टे एट होम। यहां पर मोस्ट पीपुल नहीं होता, सही होता है मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्ट ऑफ देम, इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो इसमें आपका आंसर होगा सी। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, आर एफर्ट्स आर एम्ड टू ब्रिंग अ रिकन्सिलिएशन। मतलब हमारे एफर्ट्स का जो एम है वो है कि दो जो पार्टी हैं उनमें रिकन्सिलिएशन हो जाए, समझौता हो जाए और शांति हो जाए। ठीक है, लेकिन एम्ड एक फ्रेज होता है एम्ड एट, तो यहां पर एम्ड के बाद एट आएगा और फिर एट के बाद आईएनजी फॉर्म आएगा। तो यहां पर आपको बोलना पड़ेगा एट ब्रिंगिंग अबाउट, और बी इसमें आपका आंसर होगा। तो ये थे स्पॉटिंग एरर के एसएससी सीजीएल के लिए और सीएचएसएल के लिए 15 क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और फिलअप्स हैं और दूसरे तरीके के जो क्वेश्चन हैं, क्लोज टेस्ट हैं, ये सारे मैं इस चैनल पर अपलोड करूंगा। तो इस चैनल से आप जुड़ जाएं, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। और ये मॉक टेस्ट में मैं रियल क्वेश्चन जो आने वाले आपके एग्जाम में आएंगे डेफिनेटली, वही क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड करता हूँ। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और अपना जो स्कोर है वो ईमानदारी से पूरा ऐड करके मुझे प्लीज़ ज़रूर भेजिए अपने कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे अंदाज़ा लगे कि आपका प्रिपरेशन लेवल क्या है, कहाँ तक आपकी प्रिपरेशन पहुँची है। और यदि कमज़ोर है आपकी प्रिपरेशन तो आप इम्प्रूव करें, और आपकी अच्छी प्रिपरेशन है तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो ये था आपका मॉक टेस्ट नंबर 1 था ये सीरीज का, जो एसएससी के लिए मैंने स्टार्ट किया है। इस तरह के मॉक टेस्ट मैं आगे इस पर और अपलोड करूँगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना कुछ सीखने को मिला? यदि वास्तव में आपको यूजफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर हमारे साथ जुड़ जाएं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपका डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा इस चैनल से जुड़ने से। तो इसलिए आप ज़रूर जुड़िए, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल पर। और फाइनली अपना स्कोर मुझे ज़रूर लिख के भेजिए कमेंट बॉक्स में, और मैं उस पर आपको अपना फीडबैक दूंगा। सो फाइनली मैं इतना ही कहूँगा कि थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and I wish you all the best for your bright future. Thank you.